लेकिन आगे बढ़ने से पहले फटाफट अंदाज में देख लेते हैं इनकी टॉप न्यूज़ें, टॉप खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक रही सुर्खियों में। आज सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने नीट याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान सीजीआई ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश सभी वकील इस बात पर अपनी दलीलें पेश करेंगे कि दोबारा परीक्षा क्यों होनी चाहिए और केंद्र तारीखों की पूरी सूची भी देगा। उन्होंने कहा कि वो इस मामले को बुधवार को सुन सकते हैं। सीबीआई भी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। आपको बताएं कि आज कोर्ट में कुल 38 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इसमें 34 याचिकाएं स्टूडेंट्स, टीचर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने दायर की हैं। 4 याचिकाएं एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने लगाई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को तगड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में संदेश खाली में महिलाओं के यौन शोषण, जमीन हथियाने और राशन घोटाले से जुड़े सभी मामलों की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार के रवैये पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार किसी भी शख्स को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में 45 वोट पड़े और विपक्ष में 0 वोट पड़े। बीजेपी विधायक वोटिंग के दौरान विधानसभा से वॉकआउट कर गए। वोटिंग से पहले विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से 28 जून को जमानत मिली थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज मणिपुर में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चुरा चांदपुर में रिलीफ कैंप का दौरा किया और वहां रह रहे लोगों से बातचीत भी की। उधर उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने एक्स पोस्ट पर पोस्ट करके लिखा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मणिपुर में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना और हिम्मत दी है। प्रियंका ने लिखा कि मणिपुर 1 साल से ज्यादा समय से हिंसाग्रस्त है। आपको यह भी बताएं कि राहुल गांधी ने मणिपुर के तुइबोंग गांव में भी एक राहत शिविर का दौरा किया और हिंसा प्रभावित विस्थापितों के परिवारों से बातचीत की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की हफ्ते में 4 बार वकीलों से मिलने की मांग की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान बेंच ने मामले को लेकर तिहाड़ अधिकारियों और ईडी को नोटिस जारी किया है। केजरीवाल ने याचिका में लिखा कि फिलहाल उन्हें हफ्ते में 2 ही बार वकीलों से मिलने की अनुमति है। उन्होंने कम से कम 4 बार वकीलों से मिलने की इजाजत मिलनी चाहिए, ये उन्होंने लिखा। अब 15 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होनी है और इससे पहले निचली अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वकीलों से सप्ताह में 2 अतिरिक्त मुलाकात की अनुमति देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। जम्मू के कठुआ में सेना के वाहन पर आतंकी हमले की खबर है और इस हमले में 2 जवानों के घायल होने की भी खबर है। हमले के बाद घाटी में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक पहाड़ी के ऊपर छिपे आतंकवादियों ने सेना के वाहन पर गोलीबारी की और उन्हें सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड भी फेंका। आपको बताएं कि बीते कुछ दिनों से एक बार फिर घाटी में उथल-पुथल बढ़ी है। एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के शिविर पर आतंकवादी हमला हुआ था। इस अटैक में आर्मी का एक जवान घायल हो गया था। आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हुए और अब एक इसी मामले में दुखद अपडेट यह आ रहा है कि इस पूरे मुठभेड़ में अब तक 4 जवानों के शहीद होने की खबर है। 53 साल बाद पुरी की रथ यात्रा 2 दिनों की रही। आज यात्रा का दूसरा दिन। भगवान बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ के रथ गुंडीचा मंदिर पहुंच चुके। कल यानी 9 जुलाई को भगवान मंदिर में प्रवेश करेंगे। 11 जुलाई को हेरा पंचमी मनेगी। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी जी भगवान से मिलने आती हैं। 15 जुलाई यानी कि सोमवार को तीनों भगवान अपने रथों में बैठकर मंदिर को लौट जाएंगे। भगवान के मंदिर लौटने वाली यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। कल यात्रा का पहला दिन था। शाम 5 बजे के बाद शुरू हुई रथ यात्रा सूर्यास्त के साथ ही रोक दी गई। भगवान जगन्नाथ का रथ सिर्फ 5 मीटर ही आगे बढ़ पाया था। नमकीन, भुजिया और स्नैक्स बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी हल्दीराम में प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीद सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील के हल्दीराम का वैल्यूएशन जो है वो 70,000 करोड़ रुपए हो सकता है। ब्लैकस्टोन और
उसके कंसोर्शियम पार्टनर्स अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और सिंगापुर जीआईसी लंबे समय से हल्दीराम के प्रमोटर से बात कर रहे हैं। पहले महंगे वैल्यूएशन के चलते बातचीत में पेंच फंस गया था। सूत्रों के मुताबिक ब्लैकस्टोन की अगुवाई वाली कंसोर्शियम हल्दीराम में 76% हिस्सेदारी खरीदने की योजना बना रही है। महानगर गैस ने मुंबई में सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ा दिए हैं। सीएनजी की कीमतों में 1.5 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है और इस बढ़ोतरी के बाद सीएनजी के दाम 75 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। कंपनी ने मुंबई में घरेलू पीएनजी के दाम 1 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है। इसके बाद कीमतें 48 रुपए प्रति यूनिट हो गई है। बढ़ी हुई कीमतें आज रात से लागू हो गई हैं। कंपनी ने कहा कि डोमेस्टिक गैस एलोकेशन में और कमी के कारण गैस की लागत बढ़ गई है। इसके चलते कीमतें बढ़ाना जरूरी था। आरबीआई ने लोन देने की गति को लेकर बैंकों को आगाह किया है। आरबीआई ने कहा है कि माइक्रो फाइनेंस बैंकों को उत्तर प्रदेश और बिहार में लोन देने की रफ्तार को धीमी करनी चाहिए। केंद्रीय बैंक ने माइक्रो फाइनेंस बैंकों को आगाह करते हुए कहा कि अगर समय रहते रिस्क मैनेजमेंट का सही इस्तेमाल नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोनों राज्यों में अभी माइक्रो फाइनेंस लोन में 25% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए बिहार और यूपी 2019 से ही AUM के मामले में सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्य हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने आज 4 कंपनियों की आईपीओ को मंजूरी दे दी। इसमें एकम्स ड्रग्स एंड फार्मा, गोल्ड प्लस ग्लास, सीगल इंडिया और ओरिएंट टेक्नोलॉजी शामिल हैं। इन कंपनियों ने फरवरी में सेबी के पास अपने आईपीओ के डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए थे। जानकारी के मुताबिक रेगुलेटर की टिप्पणियां 29 जून से 2 जुलाई तक प्राप्त की गई थी। सेबी की भाषा में टिप्पणियां प्राप्त करने का मतलब है आईपीओ की मंजूरी। ओडिशा के पारादीप से अंडमान तक अंडर वाटर सबमरीन केबल डालने की योजना है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में इस प्रोजेक्ट को लेकर जानकारी दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक अंडर वाटर केबल से अंडमान को पावर सप्लाई करने की योजना है। प्रोजेक्ट की लागत 25,000 से 30,000 करोड़ रुपए हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्रालय के पास प्रस्ताव को मंजूरी के लिए भेजा गया है। मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट पर सभी की नजरें हैं। माना जा रहा है कि गठबंधन सरकार का असर यूनियन बजट पर पड़ सकता है, लेकिन ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स की राय इससे उलट है। उसका कहना है कि यूनियन बजट में सरकार पूंजीगत खर्च में किसी तरह की कमी नहीं करेगी। साथ ही सरकार फिस्कल कंसोलिडेशन के मामले में भी किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी। गोल्डमैन सैक्स की ओर से जारी रिपोर्ट में सरकार 2024-25 वित्त वर्ष के फिस्कल डेफिसिट को 5.1% के टारगेट को बनाए रखेगी। साथ ही FY26 के फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को सरकार घटाकर 4.5% कर सकती है।